सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथें रब करें और अपनी आंख पे लगाएं। धीरे से आंख खोलना है। ओम मैम। ओम। तो ठीक है, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग सांख्य कारिका से सत्कार्यवादी को देखेंगे, ठीक है, पुरुष के बारे में देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट सूत्र होगा वो मैं आज आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी। आप सभी उसका सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारा जो जितना कोर्स में आ रहा है वो आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। फिर भी आपका जेआरएफ एंड नेट के पर्पज से जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आना चाहिए उसको मैं लिखवा दूंगी या फिर रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा मेन टॉपिक चलेगा गीता का, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। सभी को स्क्रीन विजिबल है? हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, दिख रहा है। हेलो हेलो। हाँ पूजा जी, विजिबल है। है मैम। ओके ओके। तो हम लोगों ने सांख्य कारिका में देखा, दुखों के बारे में देखा, उसका परिचय देख लिया था, पढ़ लिया था, और इसका विनाश किस तरीके से होगा एकांतिक आत्यांतिक को समझ लिया था। और जो सांख्य है वो किस चीज की धारणा करता है कि कैसे हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम पूर्णतः दुखों से छूट सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त के बारे में जान लेना, ठीक है। सही ज्ञान का हो जाना ही दुखों की निवृत्ति है। तो और दूसरा हम देखते हैं विकासवाद क्या कहलाता है। विकासवाद में मतलब होता है कि एक के बाद एक प्रकृति का विकास हो रहा है, एक के बाद एक एलिमेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज को भी हमने देख लिया। इसी को ही हम लोग सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। कि जब प्रकृति हमारी सम अवस्था में रहती है, वात पित्त सत्व रजस तमस सेम एक अवस्था में होता है, तो प्रकृति भिन्न हो रहती है पुरुष के साथ। अगर इनमें विषमता आती है, ठीक है, सत्व रजस तमस में विषमता आने की वजह से फिर महत और अहंकार, फिर अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, फिर धीरे धीरे सभी चीजों की उत्पत्ति शुरू होगी। और सबसे लास्ट में कहाँ पे खत्म हो जाता है ये प्रक्रिया? पंच महाभूत में आकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर प्रकृति विकृति की धारणा को भी हमने देख लिया था कि प्रकृति क्या है, जो जन्म देती है सिर्फ, विकृति जो जो जन्म लेती है सिर्फ, मतलब वो किसी को जन्म नहीं देती, सिर्फ जन्म लेती है। ऐसे ही प्रकृति विकृति। और एक और था इसमें ऐड था, आप लोगों को नोट डाउन करवाया था मैंने, न प्रकृति है न विकृति। अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो आप लोग ज्ञ लिखेंगे या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पुरुष को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पुरुष और ज्ञ एक ही है। और सांख्य में जैसे नाम ही है संख्या, तो संख्या के आधार पर
25 तत्वों की विवेचना की जाती है। ठीक है, तो इस वाले पेज को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जिनको याद नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, वो इस चीज को पक्का से याद कर लेंगे। ठीक है, और फिर प्रमाण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके नेट एंड जेआरएफ में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रमाण का आप लोगों से पूछा जाएगा। अनुमान प्रमाण जो होता है वो हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था। आगम जो है वो यानी जो वेद इत्यादि शास्त्रों के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं उसी को ही अनुसरण करना ही आगम। आगम को शब्द के नाम से भी जानते हैं, शब्द प्रमाण। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है आगम और शब्द में, सॉरी वहां पे शब्द लिखा होगा तो आप उसको आगम ही समझिएगा। ठीक है, अब है सत्कार्यवाद। आज हमारा ये न्यू टॉपिक रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, मुझे अभी कोई भी एक पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ के बताएंगे मुझे। राखी जी आप पढ़िए, आप ओपीडी में, कोई बात नहीं। शुभ्रा जी आप पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? आप यस मैम। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। इस तरह कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत्य है। कारण वस्तुतः कार्य की अव्यक्त अवस्था है और कार्य कारण की व्यक्तावस्था है। सांख्य कारिका में एक श्लोक में सत्कार्यवाद के समर्थ में 5 युक्तियां दी हैं। श्लोक भी पढ़ना है? मैं नहीं, श्लोक नहीं पढ़ना है आपको। तो अभी शुभ्रा जी ने पढ़ा, सांख्य दर्शन मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छिपा रहता है। ठीक है, कैसे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें सरसों का तेल चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, सरसों का दाना जो होता है उसको लेते हैं, ठीक है, उसको पेरते हैं, उसमें से तेल निकालते हैं। इसी तरीके से तो कार्य क्या हुआ हमारा, सरसों का तेल। ठीक है, कारण क्या हुआ, सरसों का दाना। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हम लोग निकालते हैं ना। तो सत्कार्यवाद ये कहता है कि जो कार्य है वो कारण में छिपा रहता है। इसकी सत्ता को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, कि कैसे इसको सिद्ध करेंगे, इसके रिगार्डिंग उन्होंने 5 बातें कही हुई हैं कि कार्य, और हाँ, इसको इस नाम से भी जानते हैं, सत्कार्यवाद को दूसरा नाम दिया गया है कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, दोनों में से जो भी आएगा उनमें यही बातें कही जाएंगी। असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। ठीक है, ये सांख्य कारिका नंबर 9 है। याद रखिएगा, सांख्य कारिका में श्लोक नहीं है, सूत्र नहीं है, कारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है सभी बोलेंगे? कारिका। चलो, कितने कारिका हैं? सांख्य दर्शन में नहीं, सांख्य कारिका में कितनी कारिका हैं बताई गई हैं? मैम 72 कारिका है। अच्छा, 72, और मैं कहूँ 70 तो? मैं तो 72 ही कहूंगी क्योंकि अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ठीक है, नीलू जी की बात भी सही है, लेकिन हम प्रमाणित करते हैं 70 कारिकाओं को। ठीक है, अदरवाइज 72 कारिकाएं क्यों हैं, 2 कारिका एक्स्ट्रा क्यों हैं? 2 कारिका में आप लास्ट का देखेंगे 71 और 72, उसमें बताया गया है कि ये कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है और गुरु शिष्य के उनके नाम भी वहां पर मेंशन है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि हमारे ग्रंथों में एक अच्छी बात छिपी हुई है, क्वालिटी छिपी हुई है कि वो जब भी कुछ लिखते हैं, जो महान पुरुष होते हैं वो अपना बखान नहीं करते हैं, बट वो ये जरूर मेंशन करना चाहते हैं, कई लोग मेंशन भी करते हैं कि किससे उनको ये शिक्षा प्राप्त हुई, किनके द्वारा ये चीज मिला है हम लोगों को।
तो ये चीज मेंशन करने के लिए, ये चीज बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वहां पर ये 2 एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम लोग हेलो 70 मैम। ही। यस जी मैम, जैसे एग्जाम में आएगा तो हम 70 में लगाएंगे कि 72 में लगाएंगे? एग्जाम में अगर आया दोनों ऑप्शन एक साथ हुआ तो आप प्रायोरिटी देंगे 70 को। हाँ ठीक जी, है, 70 को देंगे, है ना? हाँ अगर प्रायोरिटी, ठीक। अगर दोनों एक साथ नहीं आया, 2 में से कोई भी एक दिखेगा तो आप उनमें लगा देना। 70 भी होगा ठीक, फिर 72 भी ठीक हाँ होगा। जी। ठीक है, हाँ जी, थैंक हाँ। यू मैम। या जैसे हम योग दर्शन पढ़ते हैं ना, उसमें 195 सूत्र हैं। ठीक है, और कहीं कहीं 196 भी लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मोस्ट लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उस चीज को ही ऑथेंटिक माना जाता है। तो हम लोग सांख्य दर्शन में क्या मानते हैं, कितने सूत्र हैं? 195। हाँ 195। ठीक है, 196 भी लिया गया है, लेकिन 195 ही आप लोग एग्जाम में टिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। इस सिद्धांत में जो है कार्य कारण का सिद्धांत कहा गया है, अर्थात कारण में ही कार्य छिपा हुआ रहता है। इसकी सिद्धि के लिए 5 पॉइंट आगे नीचे दिया गया है कि कैसे लोग सिद्ध करते हैं। सत्कार्यवाद, अभी पढ़ते हैं इसको हम लोग। असद करणात, असत्य से सत्य की उत्पत्ति असंभव है। ठीक है, आप शब्दों पे जाएंगे, शब्दों को एक बार समझ लेंगे ना तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। असद का मतलब जो असत्य है। ठीक है, शब्दों से ही पता चल रहा है आपको। असत से सत्य की उत्पत्ति असंभव है, यानी जो असत्य है, क्या हम उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि उससे सत्य की प्राप्ति हो सकती है? बोलेंगे यस या नो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कार्य का पहले से अर्थात कारण में सत्य होना आवश्यक है। ये इसकी सिद्धि कहता है, किसकी? सत्कार्यवाद की। क्योंकि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, क्या आसमान में हम घर बना सकते हैं? ऐसे ही हवा में, वो तो हम कुछ एरोप्लेन में लेके जाएं या फिर हम ऐसा प्लेनेट क्रिएट कर दें आर्टिफिशियल, उसकी बात नहीं कह रही हूँ। क्या आसमान में घर बने हुए हैं या बन सकते हैं? आप लोग सोचिए, ये असत है। नहीं, आसमान में हम घर की रचना नहीं कर सकते। हमें सामान्यतः ठोस वस्तु की जरूरत पड़ती है जहां पर हम घर बना सके, बिल्डिंग तैयार कर सके। ठीक है, अगर शास्त्रों में भी लेके जाते हैं तो कई बार बोलते हैं कि आसमान में फूल का खिलना, क्या आकाश में फूल खिल सकता है? बताएंगे? एग्जाम्पल बोल रही हूं ताकि समझ में रहे आप लोगों के। तो क्या आकाश में फूल का खिलना संभव है? नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये असद करणात की सिद्धि बताता है कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सत्य का होना आवश्यक है। ठीक है, कमल है वो तालाब में ही खिलेगा। ठीक है, आसमान में खाली स्पेस है, वो वहां पे हम बिल्डिंग को नहीं तैयार कर सकते, वहां हम फूल को नहीं खिला सकते हैं। ठीक है, तो पहली सिद्धि हो गई यहाँ पे। एग्री सभी कि किसी भी असत्य चीज से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सत्य के लिए सत्य प्राप्त करने के लिए सत्य ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कोई दिक्कत किसी को? आज थोड़े स्पीडली भागेंगे हम लोग। चले, अगर नहीं समझ में, इसलिए मैंने बोलता पीडीएफ आप लोग पक्का पक्का पढ़ के आए, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था, आप पढ़ो। क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं, यहाँ पे बस डाउट क्लियर हो जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड सिद्धि, उपादान ग्रहणात। ठीक है, उपादान कारण की आवश्यकता, यानी मटेरियल की आवश्यकता। ठीक है, प्रत्येक कार्य में विशेष उत्पादन यानी कारण, जैसे घड़े में मिट्टी आवश्यक होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन्न है। यानी अभिन्न मतलब बताएंगे मुझे? एक ही है, माने भिन्न नहीं है। बिल्कुल, अगर भिन्न होता मतलब कार्य कारण से भिन्न है, उसकी सत्ता यहाँ प्रतिपादित होता। बट यहाँ पे कहा जा रहा है अभिन्न मतलब अलग नहीं है। अर्थात अगर मिट्टी नहीं होगा, कारण नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, तो क्या घड़े की प्राप्ति हम कर सकते हैं? नहीं।
ठीक है, मिट्टी में वो बात थी, वो मिट्टी में वो मटेरियल था, मिट्टी था, इस वजह से हमें घड़े की प्राप्ति हुई। तो इससे भी क्या सिद्ध होता है कि कार्य जो है कारण में निहित है, यानी सत्कार्यवाद यहाँ पे सिद्ध होता है। थर्ड है आपका सत्कार्यवाद को सिद्ध करने का थर्ड दे रहे विवेचना। एक हम लोग प्रूफ देते हैं ना कि आप अगर इस चीज को गलत मानते हैं तो क्यों मानते हैं, है ना, अपना लॉजिक प्रेजेंट कीजिए। अगर आप इस चीज को सच मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उस चीज का लॉजिक दीजिए। तो हम कोर्ट में जाते हैं, जो लॉयर, जो वकील जितना अच्छा उसको एक्सप्रेस कर पाता है, बता पाता है, उसकी जीत हो जाती है ना। उसी प्रकार से सत्कार्यवाद के सिद्धि के लिए 5 बातें यहाँ पे कही गई, 5 सिद्धांत और बता दिए गए, 5 मत दिए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्या, सर्व संभवात, सभी कार्य सभी कारणों से अनुत्पन्न। अच्छा मुझे बताइए, क्या एक ही चीज से, माफ कीजिएगा मेरे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, हेलो। नहीं आ रही पूजा जी, सही है। अच्छा नहीं आ रही, मुझे आ रही है, थैंक गॉड आप लोग बच गए। ठीक है, मुझे लगा बहुत बाहर नॉइस हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पूछ रही थी आप लोगों से, क्या एक ही चीज से आप सभी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। अपना लॉजिक देंगे। नहीं। नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी देना है ना, और स्पेशली उनको देना जो घबराते हैं। कुछ नहीं होता, हम सब एक जैसे ही हैं। मुझे ठीक है, कॉल आ रहा था किसी का। ठीक है, तो हम एक ही चीज से अगर सब चीजों को प्राप्त कर लेते तो भगवान इतनी भिन्नता नहीं रखते जगत में, है ना। विश्व में कितनी तरीके के जीव जंतु हैं, भगवान ने 125 करोड़ की प्रजातियां बनाई हुई है ना। वो इतनी भिन्नता नहीं रखते अगर एक ही चीज के अंदर सभी चीजों को उत्पन्न करने की क्षमता होती या वो संभावना होती। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बार बार नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, सरल शब्दों में हम लोग समझते जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही निकलता है, ठीक है। अब आप गेहूं के बीज से अनार निकाल सकते हैं, अनार उगा सकते हैं, अनार को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, है ना। यस, तो ऐसे चावल अगर आपको उगाना है तो वो चावल के बीज से ही आप, वो जो जौ होता है, जौ से ही आप चावल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उत्पन्न करने की संभावना है उसके अंदर निहित है, ठीक है। जिस चीज के अंदर जिस चीज की संभावना होती है वो वही चीज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे एक अच्छा विद्यार्थी है, उसको अगर वो अच्छे से स्टडी करते हैं तो वो अगर अपना टारगेट रखते हैं कि हम अपना नेट एंड जेआरएफ क्लियर करेंगे, अच्छा विद्यार्थी है तो क्या होगा, रिजल्ट जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि वो अच्छा विद्यार्थी है, वो कर सकता है, ठीक है। तो जिसके अंदर जिस चीज को उत्पन्न करने की संभावना होती है वो चीज वही उत्पन्न कर सकता है। तो इससे भी सत्कार्यवाद का सिद्धांत सिद्ध होता है। एग्री? यस मैम। या शब्दों पे जाना, अगर शब्दों से दूर भागेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसी चीज को अभी अब हम लोग करेंगे ना, अगर बहुत टाइम होता तो 1-2 लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए करते हैं, बट अभी समय का अभाव होने की वजह से हम लोग बस शब्दों पे चल रहे हैं, ठीक है। अब शक्तस्य शक्य करणात्, ठीक है, सामर्थ्य होने पर यानी शक्ति होने पर, जो जिसमें समर्थ है, सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति, अर्थात सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न करते देखा जाता है। जैसे जो भी मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, कार्य कारण को एक्सप्लेन करने के लिए, तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, ठीक है, होती तभी तेल उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। रेत से भी क्या आप तेल को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, उस चीज को नहीं कर सकता है वो, है ना। एक अच्छा इंजीनियर क्या एक अच्छा गायक बन सकता है? नहीं। मतलब एक हम रखते हैं कि
कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, अगर उस चीज को, उस धारणा को लेकर चलते हैं तो हम कहेंगे हाँ वो भी बन सकता है। लेकिन एक अच्छा इंजीनियर, मतलब टॉप लेवल का, वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है, वो एक गायक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज का सामर्थ्य नहीं है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इंजीनियर से अगर हम इंजीनियरिंग वाला काम लेते हैं तो डेफिनेटली कंट्री डेवलप होगा, डेफिनेटली अच्छी चीजें इन्वेंट होंगी, है ना। अगर उसको हम गायक वाला कार्य दे देंगे तो क्या होगा, वो खुद भी स्ट्रेस में हो जाएगा, एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जिसके अंदर जिस चीज का सामर्थ्य होता है वो चीज वही कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कार्य कारण सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो कार्य है वो कारण में समाहित है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है चीज को उत्पन्न करने का, इसलिए उस वस्तु को, उस कार्य को वो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि तेल में, दूसरे शब्दों में, कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान था, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है आपका 4 हो गया। 5 कारण भावात। कारण भावात कार्य और कारण में अभेद, ठीक है। अभी शुभ्रा जी ने एक लाइन में हम लोगों को बताया था, क्योंकि वो अभिन्न, हमने पढ़ा था ना ऊपर, अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है, वो एक है, अभेद है। इनमें दो नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसके बिना ये नहीं है, ठीक है। वस्तुतः कार्य एवं कारण में अभेद होता है, अर्थात दोनों में एकता होती है, ठीक है। कारण व कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। पहली, अब नीलू जी जेआरएफ निकालेंगे, ठीक है। अगली बार उनका जेआरएफ निकलेगा, उनका कार्य क्या होगा, जेआरएफ होगा। वो कारण क्या है, नीलू जी हैं, उनका स्टडी है। मेरा कारण नीलू जी नहीं होगी, मेरा कारण होंगी पूजा जी, होंगी भावना अरे जी, मैं होंगी समझा रही हूँ, मैं राहुल जी। समझा रही हूँ, अरे बाबा समझो समझो। मैं वही बता रही हूँ कि कारण, देखो जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होता। नीलू जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेगी, ये कारण लोगों को दिखेगा। लेकिन जैसे बीज होता है ना, सरसों का बीज, तेल निकलता है, तेल सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे वो बीज होता है। तो उसी मतलब तरह से कारण आ गए, कार्य हम और अपनी चीज कारण। पे आ गए, हाँ, ठीक है। हाँ तो वही। अभी अपने टीचर्स को साइड में रखो, अभी मैं नीलू जी का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो नीलू जी के अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, इसलिए वो कार्य को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ऐसे शुभ्रा जी हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, राखी जी हैं, धर्मवीर सर हैं, तो ठीक है। तो अभेद नहीं है, कारण कार्य में कोई भी भेद नहीं है, ये एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। दोनों में एकता होती है। कारण और कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं, पहली अव्यक्त अवस्था है, ठीक है, जबकि दूसरी व्यक्त अवस्था है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कौन बताएगा मुझे व्यक्त का मतलब? व्यक्त से हमने क्या समझा था? अरे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ मैम नीलू जी बताएं। बोलिए, हाँ बोलो। जो कारण होता है वो अव्यक्त होता है, और जो कार्य होता है वो व्यक्त होता है। बिल्कुल ठीक है। यानी अभी जो नीलू जी बोल रहे थे 2 मिनट पहले, जो उन्होंने बात रखी थी, अव्यक्त यानी जो चीज हमको दिखाई नहीं देती, दृश्यमान नहीं है, ठीक है। व्यक्त वो अवस्था है जो हम लोगों को दृश्यमान है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा देखी जाती है, अनुभव की जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कारण और कार्य है वो इन दोनों अवस्थाओं में रहती है, एक व्यक्त अव्यक्त अवस्था में, और फिर उसका जब कार्य के फॉर्म में वो आ जाता है, वो कार्य डन हो जाता है, तो वो व्यक्त की अवस्था में आ जाता है। जैसे तिल का तेल, तिल जो है वो अव्यक्त अवस्था है, ठीक है। उसके अंदर जो, नहीं सॉरी, तिल के अंदर जो तेल है वो अव्यक्त अवस्था में, यानी वो व्यक्त नहीं हुई है, बट जो हमारे सामने प्रेजेंट में आ जाती है, हमारे सामने वो ऑयल, तो वो व्यक्त अवस्था उसकी हो जाती है। क्लियर? यही कारण है कि हम दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कह सकते हैं। जैसे हम घड़े को मिट्टी से, कपड़े को तंतु से, अथवा सर्वाभूषण
वो जो ज्वेलरीज होते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ज्वेलरीज तैयार करते हैं, स्वर्ण से यानी सोना से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। स्वर्णाभूषण यानी सोने का आभूषण, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि सत्कार्यवाद यानी कारण कार्य का सिद्धांत इस प्रकार से सिद्ध हुआ, प्रतिपादित हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, असद इस श्लोक कारिका को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। द्वैतवाद को हम लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था। द्वैतवाद क्या होता है, जिसमें हम दो तत्वों को लेकर चलते हैं, यानी सांख्य दर्शन मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति केवल दो तत्वों से मिलने से हुई है। और सांख्य दर्शन योग दर्शन क्या मानता है, उसमें एक और ऐड कर दिया उन्होंने, ईश्वर को। ये आप लोगों को पता है, अगर इस पे प्रश्न बनता है, पैराग्राफ में आता है, तो आप लोग इसको कर देंगे आराम से, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी प्रकृति को हम जान लेते हैं। प्रकृति इंपॉर्टेंट है, प्रकृति पुरुष की विवेचना कीजिए, इनके स्वरूप को बताइए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है प्रकृति, प्रकृति के और भी नामों से हम जानते हैं। प्रकृति जो है, इसको हम मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। ये प्रधान है। प्रधान क्यों है, क्योंकि विकासवाद में आपने देखा सबसे पहले कौन आया था, प्रकृति, है ना। पुरुष के साथ की कोई उत्पत्ति की क्रिया नहीं दिखा रहे हमें, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ ही ये प्रक्रिया होती हुई नजर आ रही है। ये प्रधान है, इसको अविद्या भी कहा गया है, ठीक है। पुरुष को विद्या कहा गया, इसका अपोजिट लेके जाएंगे हम लोग, अभी देख लेंगे आगे। इसको माया रूपी कहा गया है, इसको अनुमा कहा गया है, इसको जड़ कहा गया है, ठीक है। इसको अव्यक्त कहा है, इसको भी हमने पढ़ा था। इसको शक्ति माना गया है, अविनाशनी है, ठीक है, जिसका विनाश नहीं होता है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैं बाद में आप लोगों को श्लोक लिखवा दूंगी। अभी हम लोग जस्ट इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी प्रकृति को देखते हैं, थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति को सभी कार्यों का कारण मानता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति है, वो उत्पन्न कर रही है सबको, यानी सबका कारण है वो, सभी कार्यों का। किनका, कितने एलिमेंट्स को उत्पन्न कर रही है प्रकृति, कौन बताएगा मुझे, कितने तत्वों को उत्पन्न कर रहे हैं, 24। 24 कैसे भैया, 24 कैसे, 25 मैंने बोला था, 25 याद रखना हमेशा। अभी एक प्रकृति हो गई, एक मैम 25 में एक तो पुरुष है, तो पुरुष को थोड़ी गिनेंगे। हाँ, एक पुरुष को हटा दिया हमने, अब प्रकृति के साथ लेके जाते हैं तो 24 हुए, और 24 में भी प्रकृति को हटा दो ना। अब मैं पूछ रही हूँ प्रकृति से कितने की उत्पत्ति हुई, कितने तो तत्वों की, 23। हाँ ठीक है, तो घुमा फिरा के आपके अंदर है, आपको सारी चीजों का नॉलेज मिल चुका है। बट क्या होता है, जब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आंसर करने में हम हड़बड़ी कर जाते हैं, या कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता है। बट शुभ्रा जी ने कोशिश किया, भले ही गलत हुआ, बट कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं। और याद रखना, जिन्होंने गलती की है ना, और वो गलती नहीं होगी हमसे दोबारा। क्यों, क्योंकि हमें याद रहता है ये हमसे गलत हुआ था, इसको नहीं करेंगे अब हम गलत। तो गलती करो, जितना ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखेंगे आप सभी। इस पे ये कारिका है, प्रकरोति इति प्रकृति, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करने के लिए, बस यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि प्रकृति है क्या। ये पर्यायवाची के नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो वस्तुओं को प्रकट करे वो प्रकृति, ठीक है। प्रकृति सक्रिय है, यानी ये क्रिया कर रही है, क्रिया के साथ है प्रकृति। हाँ, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास 10 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न आता है
तो आप इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। प्रकृति सक्रिय है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रश्न भी अगर बड़े में आता है तो प्रकृति पुरुष की विवेचना कीजिए, प्रकृति को समझाइए या पुरुष को समझाइए, ठीक है। ये हमारे मेन स्टेप्स हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। त्रिगुणात्मक है, बताओ 3 गुण कौन कौन से प्रकृति के अंदर, नीलू जी को छोड़ के बाकी कोई भी एक। सत रज तमस। सत रज तम तम। तमस। ठीक है, तम। ये 3 गुण इसमें पाए जाते हैं, पुरुष में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति ज्ञेय है, ठीक है। प्रकृति कारण, वो सिर्फ जो पुरुष है वो ज्ञ है और ये ज्ञेय है, ठीक है, ये याद रखना। प्रकृति कारण, कार्य कारण नियम। ये मतलब क्या हुआ? ये जानना, जाना हुआ, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान कह सकते हैं आप। मैं एग्जिट वर्ड यहाँ पे अभी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ज्ञ का तो मुझे पता है, जो जाना जाए, ठीक है, ज्ञ का। मैम प्रकृति ज्ञ है, जानने योग्य, पुरुष अज्ञ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे मुझे? नहीं मैम, पूछ रही कि प्रकृति क्या बोले, प्रकृति नहीं, हाँ ये कह सकते हैं हम लोग। मैं ये बोल रही हूँ, गे का मुझे शाब्दिक अर्थ नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगी। ज्ञ का मतलब पता है मुझे। ज्ञ का मतलब होता है जो जाना जाए, जानने योग्य। तो जानने योग्य कौन है? पुरुष है। तो पुरुष के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं ज्ञ का मतलब हुआ कि इसको हमें नहीं जानना है, ये जानने योग्य नहीं है। कौन? प्रकृति। जानने योग्य कौन है? पुरुष। पुरुष को अगर हम जान लेंगे तो हमें क्या होगा? कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है। और इनडायरेक्ट वे में, डीप में हम जाते हैं तो प्रकृति पुरुष दोनों का ही सही ज्ञान हो जाना ही कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। शाब्दिक में अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, बट ये से हम लोग ऐसे समझ रहे हैं। तो आप लोग ये समझिए, जानने योग्य कौन है? पुरुष है, ठीक है। ये का या फिर मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आप लोगों को। ओके, आगे बढ़े फिर। मैम जाना हुआ। पूछ रहे, बता रहे हैं। पूछ रही मैम, जाना हुआ हो सकता है क्या? मतलब हाँ, कह सकते हैं कि प्रेजेंट में, मतलब इसको तो प्रकृति को तो हम जानते हैं, इसको जानने की हमें जरूरत नहीं है। समझने के पर्पज से आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन जो जानने योग्य है वो कौन है? ओनली ज्ञ, पुरुष है, ठीक है। जो जाना हुआ है, या आप कह सकते हैं जिसको भी जानना नहीं है हमको, वो ज्ञेय है, ठीक है। वैसे इतना डीप नहीं जाना है अभी हम लोग, ऊपर क्योंकि एग्जाम में इतना डीप नहीं, आप डीप नहीं जाइए, टेंशन मत लीजिए एक शब्द की वजह से। प्रकृति कार्य कारण नियम से आबद्ध है। कार्य कारण का नियम हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। कार्य कारण का नियम क्या था, बताएंगे मुझे? अरे अभी तो पढ़ा हमने। कार्य कारण का नियम क्या था? भूल गए? असत कार्यवाद, यानी असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य कारण का सिद्धांत है, हेलो मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? कार्य कारण का सिद्धांत का मतलब ही हुआ सत्कार्यवाद। 2 नाम से हम जान सकते हैं इसको। Am I audible? Please text me. हाँ Yes, पूछो ma'am. जी। ओके, मुझे लगा मैं या तो मुझे आप लोग सुन नहीं पा रहे हो, या फिर मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहे, ऐसा लगा मुझे, ठीक है। तो कार्य कारण बोलने, कार्य कारण नियम को आप एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो भी आप इन 5 नियमों को करेंगे। कौन कौन सा? असत कार्यवाद, असत ग्रहणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवात, शक्त से शक्य कारणात, ठीक है। इसको आप लोग अपने
नोटबुक में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कार्य कारण में भी यही डालना है 5 और सत्कार्यवाद में भी यही डालना है। तो प्रकृति क्या है, इस नियम को लेकर चलती है। प्रकृति अचेतन है यानी जड़ है ये, ठीक है। इसमें चेतना का भाव है, तो चेतना किसमें है, पुरुष के अंदर है। प्रकृति परिवर्तनशील है और नित्य है, ठीक है। नित्य मतलब वो निरंतर है, हमेशा है, वो कहीं नहीं जाती है। पुरुष जाता है, उसका मोक्ष होता है, वो कैवल्य को प्राप्त करता है, ठीक है। प्रकृति क्या करती है, पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग करती है। भोग का मतलब होता है उसको बांध रही है और पुरुष को बांध रही है, और अपवर्ग मतलब पुरुष के मुक्ति के लिए कार्य करती रहती है निरंतर प्रकृति। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है, ठीक है। उसमें जो सत्व रजस तमस की क्रिया हो रही है वो परिवर्तन होता रहता है, और उसकी वजह से फिर बुद्धि, अहंकार, फिर ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, तन मात्राएं, पंच महाभूतों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। प्रकृति संख्या में 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रकृति संख्या में 1 है तो पुरुष कितने हैं। आगे पढ़ेंगे, पुरुष बहुत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। यस मैम। यस, तो आगे हम देखते हैं प्रकृति के गुणों के बारे में। आज थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये फिर खत्म हो जाएगा, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। प्रकृति का गुण जो है सत्व रजस तमस, ये भी इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता में भी आप लोग पढ़ेंगे। सत्व क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, और ये प्रकाशक होता है। रजस क्या है, प्रेरक, ठीक है, यानी मूवेबल, गतिशील है, गतिशील है, ठीक है, प्रेरक है ये। और जो तम है, तम गुण, वो भारी होता है, अवरोधक होता है, ठीक है। इसको हम दिए से समझते हैं, सांख्य कारिका में बहुत अच्छे से दिए को प्रकृति का स्वरूप बना के एक्सप्लेन किया गया है। अभी देखते हैं, पहले सत्व को देख लेते हैं। सत्व गुण जो है, अच्छा आप लोग पढ़ेंगे अभी जल्दी जल्दी, मैं जिनका नाम, किरण जी, सिंपल है, डिम्पल है, सिंपल जी, आप इसको पढ़िए जल्दी से। मैम ये कलर ऑप्शन, हाँ हाँ, सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, यह स्वयं ठीक है। प्रकाश पूर्ण है हम्म तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। हम्म सत्व के कारण मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका हम्म रंग श्वेत है, यह सुख का कारण होता है। इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है। इसकी हल्की वस्तुओं तथा धुआं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव होता है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सत्व के कार्य हैं। ठीक है, तो सत्व का क्या है, इन गुणों को याद कर लेना है। आप दिए को देखेंगे ना, उसकी जो ऊपर की लौ होती है वो सत्व का प्रतीक है, ठीक है। उससे आप समझ जाएंगे, उसके जो क्वालिटी आ रही है उसके अंदर जो जो आपको गुण नजर आएंगे वो सत्व के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें भी सत्कार्यवाद ही आएगा ना, सत्कार्यवाद मतलब ये सत्य को ही दिखा रहा है हमें कि ये सत्य है करके। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उस सिद्धांत को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो अप्लाई करने के लिए वो उसका प्रूफ दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं, उसको हम प्राप्त भी करते हैं। आप यहाँ कहना चाह रहे दीपक को देख के, आप दीपक को देख के कहना चाह रहे हैं, नहीं, यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सत्कार्यवाद का, हाँ हम ये सत्कार्यवाद का ले सकते हैं ना कि दीप, इसमें बाती में वो गुण निहित था, पूर्व निहित था, ज्योति मतलब ज्वलित होने का, ठीक है, तभी वो दीपक हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, जो हमने बाती क्रिएट किया, जो दिया क्रिएट किया हम लोगों ने, उसके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित होने की पहले से ही निहित था क्वालिटी,
इस वजह से ही हम लोगों को ये ज्योति दिख रही है। जी मैम। अदरवाइज सत्कार्यवादी का सिद्धांत नहीं हम फॉलो कर सकते थे, तो वो चीज होगा यहाँ पे। ठीक है, जी तो ठीक। ये जो हमारा हाँ हम लोग पढ़ रहे थे, आते हैं वापस। तो सत्व का क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। आप सभी इसको याद रखेंगे। प्रकाश पूर्ण है, ठीक है, यानी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सत्व के कारण में मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसका रंग क्या है? श्वेत। ऐसे ही आप देखेंगे जो तम का है उसका होगा काला, ठीक है। ये सुख का कारण होता है। कौन? सत्व। ये भी सिंपल जी ने पूरा रीड करके हम लोगों को बताया। ये हल्का तथा लघु होता है। सभी वस्तुओं तथा धुएं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव है, ठीक है। तो जो वस्तुएं हल्की हैं वो आप सत्व का प्रतीक मानिए। हम दिए को देख रहे, जो लौ है ऊपर की ओर उठी हुई है, तो ये सत्व की वजह से वो ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिख रही है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, हम बिहेव अपने व्यवहार में भी देखते हैं ना, हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सभी सत्व के कार्य हैं, ठीक है। अब रज को देख लेते हैं हम लोग। तो रज को हम क्या देखेंगे दीपक में? जो इसकी बाती है, बाती है, प्रेरक है, यानी जो ऑयल है वो दिए, जो दीपक है हमारा, उसमें से लौ की वजह से लौ क्या हुआ? एक माध्यम बना। तो वहां से आपका जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तभी तो रजस वाली ज्योति जल रही है, प्रज्वलित हो रही है ना। तो ये जो तीनों गुण है, इन सभी का इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी जगह है। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो ये प्रेरक का कार्य करता है। कौन? रजस, ठीक है। मैम जैसे कि हम लोग सात्विक रासिक तामसिक गुण लेते हैं, सेम उसी गुण का तो मिलता जुलता लग रहा है। हाँ आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दीपक के अकॉर्डिंग समझाया जा रहा है ना, आप उसको माइंड में रखिए, उस पिक्चर को रखिए। हाँ आप कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। जो रजस प्रकृति के लोग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ मैम, तो 100% करेक्ट वही है मैम। उसमें सात्विकता आती है, हाँ इसमें चंचलता आती है, उसमें हम असुरी प्रवृत्ति आती है जी। यस, ठीक है। तो ये उत्तेजना किसके अंदर अंतर्गत आता है, किसके अंदर मिलता है? हम बिहेव में देखते हैं, लोगों में देखते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व में जो भावनाएं हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो उत्तेजना का कार्य करते हैं। किसकी वजह से? रज की प्रधानता की वजह से, ठीक है, रजस की प्रधानता की वजह से। इसका स्वरूप गतिशील एवं क्या उपस्तंभक है, ठीक है, गतिशील है। और इसका रंग क्या है? अच्छा मुझे बताएंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा सत्व का रंग क्या था? श्वेत। और इसका क्या है? रजस का लाल रंग। याद रखिए आप लोग, ठीक है, भूलना नहीं है। सत्व और तमस गुण व्यक्तित्व रूप में निष्क्रिय हैं, रजस के प्रभाव में आकर वे सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक अलग ही इसका क्वालिटी नजर आ रहा है हम लोगों को। सत्व और तम गुण व्यक्तिगत रूप में निष्क्रिय हैं, यानी क्रिया में नहीं है। तो क्रिया में किसकी वजह से आते हैं? रजस की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें क्षमता है प्रेरणा की, प्रेरक की, गतिशील करने की, स्टिमुलेट करने की, ठीक है, मूव करने की। तो इस वजह से ये दोनों भी अच्छे से कार्य करते हैं या फिर क्रिया में आ जाते हैं। रजस के द्वारा ही हवा में गति दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो इन सारी चीजों को आपको एलोबरेट कर देना है, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर देना है। इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं, ठीक है, ये भी इसके बारे में इसके गुण बताते हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है, यह दुख का कारण है। सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियों जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति आदि रजस के कार्य हैं, ठीक है। तो आप सभी को याद रहेगा, ये आप याद कर लोगे ना माइंड में, ये आते ही आप बाकी चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे,
ठीक है, चंचलता। अब चंचलता की वजह से चिंता क्रिएट होगा, विषाद आएगा, असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमस। चलिए अभी मैं देखती हूँ आप लोगों में से इसको पढ़ेंगे। विनीता जी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तमस के बारे में आई थिंक हमारा लास्ट स्लाइड होगा। ओहो नहीं है। चलिए मैं करती हूँ, जल्दी से करते हैं इसको। हाँ, तमस अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक है। ये अवरोधक है। गति किस में है? रजस में। अवरोध किस में है? तमस में। यानी रोकने का कार्य करता है। ये भारी होता है। ठीक है, कफ वाली प्रकृति लिख के जाएगा ये। मतलब जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, हमने आयुर्वेदा में देखा था, वो क्या होते हैं? भारी होते हैं, स्थूल होते हैं, स्थूल काय के होते हैं वो। यानी उनके अंदर तम की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, सत्व का प्रतिकूल यानी उसका जस्ट उल्टा। सत्व हल्का होता है, परंतु याद रखिए तमस जो है सत्व का अपोजिट है। याद करने के पर्पज से हल्का होता है, परंतु तम जो है भारी होता है। सत्व का ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है सत्व आपका, परंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। कौन? तमस। तमस तमस निष्क्रियता यानी क्रिया में अकर्मण्यता लेकर आता है। ठीक है, और जड़ता का घोतक है, यानी कुछ मूव नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, इसका रंग क्या है? काला। ठीक है, इसका रंग क्या है? काला। आप मुझे जल्दी से बताइए, सत्व रज तम के कलर बताइए जल्दी से। टाइप सत्व कर, सफेद टाइप भी और करें, रज टाइप भी लाल करें। और तमस काला। हाँ ठीक है, सफेद लाल काला सीक्वेंस में। यह सत्व रज गुणों की क्रिया का विरोध करता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य में आलस्य और निष्क्रियता उदय होता है। ठीक है जी, तो हमारा क्या खत्म हो गया? क्या कर रहे थे अभी हम? अरे बताओ, भूल जाते हो? प्रकृति के गुण जब ये तीनों समावस्था में होती हैं, ठीक है, जब ये तीन कौन कौन से? सत्व रज तम, जब तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो प्रकृति पुरुष के साथ नहीं कनेक्ट होती हैं, और जैसे ही विषम अवस्था में आते हैं फिर सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम देखिए सर, जो दीपक जो जल है वो सत्व है, जो उसका बाती हुआ जैसा बैठा हुआ तेल अरे तमस है। वाह, क्या नोटिस किया आप लोगों ने। मैं जल्दी में भाग रही थी, आप लोगों को नहीं बताया ये। हाँ, दीपक का आप लोग देख के ना बहुत अच्छे से गुणों को पहचान लेंगे। प्रकृति, ये पूरी कंप्लीट प्रकृति है। ठीक है, तो कैसे है? बिल्कुल सही बताया। सत्व जो है हमारी लॉ है। लॉ दिख रही है आपको सबको? यस मैम। हाँ, तो लॉ की क्वालिटी को जो जो याद आए पेपर में, लॉ की जो जो क्वालिटी होगा, हल्की है तभी तो मूव करे। आप देखेंगे हवा थोड़ी सी लगते वो हिलना शुरू कर देता है बाती। इट मीन्स ये क्या है? हल्का है, हल्की है। ठीक है, और रजस क्या है? देखो रजस ये मैं समझा रही थी, यहाँ से तेल जाता है इसमें से होते हुए, तब इसको मिलता है और फिर यहाँ पे ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये जो गति हो रही है, गमन का कार्य हो रहा है, किसकी वजह से? रजस की वजह से। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सत्व और तम निष्क्रिय हो जाते हैं, किसकी वजह से? अगर रज नहीं है तो ये दोनों कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपका बीच में मान लिया सीढ़ी हटा दिया तो आप छत पे जा सकते हो? मैम नहीं जा पाएंगे हम। ठीक है, तो बीच में मीडिएटर का कार्य कौन कर रहा है? रज। तो सब अच्छे हैं अपनी जगह पे, सारी चीजें होनी चाहिए सबके अंदर, और होती भी हैं। और ये जो दीपक है, ये जो हार्ड एरिया है, ये पूरा, ये सारी चीजें, ये क्या है? तम है। ठीक है, अभी काला बोला हम लोगों ने। काला कैसे देखें? यहाँ नीचे दीपक के नीचे, दिए तले अंधेरा, आप लोगों ने सुना होगा।
दीपक Yes, तले मैम। अंधेरा, जो सबको रोशनी दे रहा है वो खुद अंधेरे में है। मैम यहाँ तप दिया है कि तेल है? ना ना, तेल नहीं है, दिया है, दिया। ठीक है, यस। दिया है। क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है, स्थिर है। तब में अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने कि भारी है और ये जड़ता है। ठीक है, निष्क्रिय है, एक ही जगह पड़ा रहता है। ठीक है, अंधकार है, ये मतलब काली जगह पे अंधेरे में रहता है। ये अज्ञान रूपी है। अज्ञान वही होगा जहाँ पे प्रकाश नहीं, ना। चलो अभी पुरुष पे पहुंचते हैं, जलिस करते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो उस दिन शुभ्रा जी बोलते हैं आत्मा परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा की यहाँ संज्ञा नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, कपिल जी, सॉरी, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कह दिया? मैंने बोला था पुरुष का जो हम क्वालिटी पढ़ेंगे वो सब आत्मा के जैसा ही है। सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ है आत्मा। पुरुष क्या है? निष्क्रिय, यानी कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। पुरुष त्रिगुणातीत है। मैंने ना आप लोगों के लिए, मैं सोच रही थी मैं ये बता पाती कि किस श्लोक में क्या मेंशन है, मतलब कहाँ पे पुरुषों का आपको विवेचना मिलेगी, कहाँ पे प्रकृति की विवेचना मिलेगी। बट समय का मुझे लग रहा अभाव है, मैं लिख के आपको ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो इससे क्या होगा, आप एक बार बुक को खोल के देखिए। यहाँ हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पुरुष गुणातीत है। गुणातीत मतलब तीत, यानी उस गुण के विपरीत। तीनों किस? गुणों से परे हूँ। हाँ, ठीक है, तीत हो गया यानी परे है। तीनों गुणों से परे जो है वो पुरुष है। पुरुष क्या है? ज्ञाता। वो ज्ञेय था और ये ज्ञाता। ठीक है, जो सब कुछ जानता है वो है पुरुष। पुरुष और पुरुष को ही जानना ही मोक्ष है, कैवल्य है। पुरुष प्रकृति का जो संयोग है, उनकी भिन्नता है, उनके सही ज्ञान को पहचान लेना ही कैवल्य और मोक्ष है। पुरुष का कार्य कारण नियम से मुक्त है। अब कार्य कारण नियम फिर से आगे बताएंगे मुझे। अरे भूल गए? ये शायद मैं तीसरी या चौथी बार पूछ रही हूँ। कार्य कारण का सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद ही तो है। जी मैम जी, सत्कार्य। ठीक है, पुरुष क्या है? चेतन है, कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति है ये। पुरुष अपरिवर्तनशील है, नित्य है, ये परिवर्तित नहीं होता है। पुरुष संख्या में अनेक है, हमने पढ़ा था, अभी मैंने बोला था ध्यान देना। पुरुष क्या है? बहुत्व है, अभी सिद्ध करेंगे हम लोग। देखते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पुरुष अनेक क्यों है? प्रश्न बनता है। अभी हम लोगों ने सबसे ऊपर क्या देखा था? एक प्रकृति, एक पुरुष, बीच में प्लस का साइन था। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, आज लग जाने दो। हाँ, ये देख रहे हैं ना? अभी बोलेंगे ये दोनों तो बराबर लिखते हैं हम, ये भी तो एक है, 25 एलिमेंट में ये भी एक है ना? ठीक है, अभी हम इसकी सिद्धि करते हैं कैसे अनेक है पुरुष। आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट कार्य का है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और डिटेल में बुक में। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युग युगपत्य पत्य प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यायाचैव। ठीक है, सांख्य कार्य का नंबर 18। यानी 3 कारण बताते हैं इसकी सिद्धि के। ठीक है, 3 कारण कौन कौन से? किरण जी पढ़ के बताएंगे जल्दी। जी मैम। जन्म मरण एवं इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता, प्रकृति में असमानता और स्वभाव की भिन्नता। हाँ, बहुत प्रवृत्ति बढ़िया। और प्रकृति नहीं है। हाँ ठीक है, मनमोहन जी आ गए आज? वो जल्दी आ गए आज? कहाँ सॉरी थे? मैम, लेट हो गई।
लेट हो गए, पेपर दे रहे थे आज? हाँ, आज पेपर भी था और सुबह प्रैक्टिकल भी था मैम। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा रहा? हाँ ठीक था मैम, अच्छा नहीं था बट ठीक था, ठीक एकदम था। खराब नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक मतलब है। इसी से पूछे मैम, ये जो अभी आप पढ़ा रहे हैं ना, हाँ उसमें से हाँ। मैं मेरे से पूछे कि त्रिदुख, वो दुख के कारण स्वरूप को बताइए बोल के। हाँ। तो स्वरूप को बतलाया तीनों को, फिर बोलते हैं ये कौन से भाग में लिए गए हैं, सांख्य कारिका के बोले। हम्म। तो मैं बोला कि नहीं पता सर, मेरे को नहीं, इसका भाग को नहीं पता है, और इसका सूत्र पूछ रहे थे कि कौन से हम्म। सूत्र में इसको रखा गया है बोल के। अच्छा, दुखों को। यस मैम। हाँ, स्लाइड पढ़ा था आपने, आपका तो आंसर पता होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में क्या, पहला सूत्र ही है, पहला कारिका ही दुख के ऊपर है। ठीक है, यस अब मैम। कोई बात नहीं, नहीं दे पाए, अब याद रहेगा आपको, इसलिए जी जी, गलतियां बाकी करो तो पूछते दुख। हैं कि हाँ, सांख्य दुख। कारिका के तत्व को पूछें, हम्म। तो और सभी तत्वों को बतलाइए बोले, तो सभी तत्वों को बतलाया। अरे वाह। और हाँ, तो बोले कि अच्छे बताएं बोल के, और गीता का पूछे थे, गीता के 18 अध्यायों के नाम बताइए बोल के। हम्म। तो वो वो भी भी आप बता करा दिया दिए होगा। थे। हाँ, उसको भी बता दिए, गुड। आप ही कारण बता दिया उनको। चलो गुड, अभी याद कर लिया था आप लोगों ने, इस वजह से बता पाए, है ना? तो जी मैम, ठीक है, थैंक यू। गुड। और ये दुख का जो है ना, पहला ही कारिका है, ठीक है। तो जैसे हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, योग दर्शन, वहाँ प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा है, ऐसे ही सांख्य कारिका के अंदर भी है। पहले दुख की विवेचना करते हैं, दुख क्या है, क्योंकि ये जगत पूरा जो है दुखमय है ना, तो दुख से निवृत्ति के लिए ही कपिल जी ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया कि कैसे दुखों से मुक्ति मिले। अब फिर प्रश्न बनता है, एकांतिक आत्यांतिक होना चाहिए, यानी दुख कैसा, जो एक बार खत्म हो जाता है लेकिन दोबारा आ जाता है। अब क्या करें, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जिससे कि वो परमानेंटली वो सॉल्व हो जाए, है ना? तो इसके बारे में और सोचते हैं कपिल जी। फिर बताते हैं कि वैदिक उपाय होना चाहिए। अब वैदिक उपाय भी हम करते हैं तो ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर क्या करें, फिर उन्होंने थर्ड निकाला कि हमें प्रकृति और पुरुष को जानना पड़ेगा, तभी इन दुखों का निवृत्ति हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 25 तत्वों की बात करते हैं, फिर प्रमाण की बात करते हैं, फिर प्रमाणों के लक्षण की बात करते हैं, फिर अनुपलब्धि को बताते हैं। अनुपलब्धि क्या है, यानी जो उपलब्ध नहीं है, उस उपलब्ध क्या नहीं है, प्रकृति पुरुष है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम उनकी सत्ता कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान इंद्रियां, हमें पंच महाभूत दिखाई दे रहे हैं, कर्म इंद्रियां हमको दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग मानते हैं कि भैया इस अगर सृष्टि की रचना हुई तो किसने की है, जरूर कोई ना कोई होगा। तो ऐसे ही अगर सृष्टि की रचना हुई तो प्रकृति पुरुष ही है, तो उनको एक नाम दे दिया गया है। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे सत्कार्यवाद का जो कारिका है, 9वां है, याद कर लो, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त में असमानता को डिस्क्राइब करने वाला कारिका 10वां है, याद कर लो सभी। व्यक्त अव्यक्त की समानता क्या है और उससे पुरुष भिन्न कैसे है, उसकी कारिका बताओ, 11वां है। ठीक है, गुण निरूपण क्या है, यानी गुण जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सत्व रजस तमस, इसका भी पूछ लेंगे, कहाँ है भैया बताओ, कहाँ लिखा हुआ है, कैसे बता रहे हो आप लोग, है ना? तो ये 13वीं कारिका में है। फिर प्रकृति के गुणों की सिद्धि करो, ये आपकी 14वीं कारिका में है। ठीक है, ऐसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को लिखवा देती, बट मुझे टाइम दो। मैम कंटिन्यू करूं जितना फिर 8 तेज बजे तक आज? पूछेंगे उतना तेज बहुत पूछते हैं मैम। कल तो मेरे को 8-10 क्वेश्चन पूछ दिए लगातार। अच्छा, सही पूछ लिया। कहाँ से पूछा, सांख्य कारिका से? सब्जेक्ट हम लोग को जितना सब्जेक्ट है, योग सिखाने की विधि बताइए। और वो तो इजी है, बढ़िया। नहीं मैम, और फिर उसमें क्या क्या चाहिए, अनुसंधान क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सब बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिए मैम। फिर अनुसंधान अष्टांग आप लोगों से क्यों पूछा? सब्जेक्ट में है मैम हम। अच्छा है। ये मैम सब्जेक्ट है ना। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बारे में और डिस्कस करते हैं, पेपर में क्या क्या पूछा गया आप लोगों से, क्योंकि हमारा ये छूट जाएगा, मेन आप लोगों के पेपर में आना है ना? ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों ने, मतलब देखो जरूरी नहीं है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाए, 10 के 10 आप दे दो। अगर उसमें से आपने अटेम्प्ट भी किया है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं।
तो मुझे इतना उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया हुआ है। क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन लगातार कर दिए मैम। अच्छा किरण जी को मेरे को फंसा मैम दिया 20 आज। से हाँ 25 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा मनमोहन जी, आपका उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, उनको अच्छा लग रहा होगा इसलिए पूछा। भैया अच्छे बच्चे हैं, आप पूछा जाए इनसे। हाँ मेरे को इनको ज्यादा मतलब पता पूरा है। 20 मिनट ना हाँ मेरे को ले लिए थे। मैं भी परेशान हो गया था, इतना कैसे क्वेश्चन कर रहे अच्छा हैं। मेरे से पहले वाले को मैं पूछा ना तो उनको 2 मिनट में वो कर दिए। हाँ ओके। बता रहा हूँ तो बता नहीं, रहा हूँ इसको तो बताए नेगेटिव कभी भी रहते नहीं अब। लेना। अभी देखो आप भी क्लास में मैं देखती हूँ बड़ा बहुत जल्दी आप लोग, कुछ लोग हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें क्वालिटी जो सामने वाले को पता चल जाती है कि इसके अंदर कितना धारण करने की क्षमता है। तो जिसके अंदर जितना नॉलेज होता है उनसे उतने ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, इसका डट के सामना करना चाहिए। चलो अभी हम लोग करते हैं आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट सभी को। पुरुष प्रमाण को हम लोग देखते हैं। तो 3 कारण बताया गया है, ठीक है। यानी 3 कारण क्या है? जन्म, मरण एवं इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, जन्म, मरण और करण। करण किसके द्वारा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा कार्य हो रहे हैं ना। इंद्रियां क्या करती हैं? विषयों को ग्रहण करती हैं और उसके फिर वो प्रोसेस होता है, वो ब्रेन में जाता है अपना, फिर वहां से कन्वर्ट होके सेंसरी और मोटर के थ्रू हम लोगों को फिर मैसेज मिलता है, तो हमारा क्रिया संपन्न हो जाता है। तो पुरुष बहुत्व को कहते हैं, समझाते हैं कि पुरुष बहुत्व क्यों है। क्यों? क्योंकि सबका जन्म अलग अलग होता है। मैं किसी और ईयर पैदा हुई, किसी और डेट को हुई, ठीक है। मेरी सिस्टर किसी और दिन पैदा हुए, ठीक है। तो सबका जन्म अलग अलग है, इस बात को हम मानते हैं। क्या सबका जन्म एक साथ हुआ है? नहीं, सब अलग अलग समय काल के अनुसार अलग अलग जन्म लिए हैं। मरण, सबका मरण यानी सबका मृत्यु भी आना है अलग अलग। जैसा ईश्वर ने रचा हुआ है, लिखा हुआ है, उसके अनुसार उन लोगों को मृत्यु प्राप्त होगी, ठीक है। तो जब सबका जन्म अलग है, मरण अलग है और इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता है, ठीक है। इंद्रियों का व्यापार मतलब शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सबका अलग अलग फीलिंग है। अभी सब में सत्व, रजस, तमस है, लेकिन सब में एक जैसे ही तो नहीं है ना। अभी हमारे साथ सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आयुर्वेदा में पढ़ा, ठीक है। कफ, वात, पित्त, कफ, उन तीनों में भी हम लोगों ने देखा 7 तरह के हमें प्रकृति मिली थी कि 7 तरह के लोग होते हैं। किसी में वात, कफ, वात बढ़ा हुआ होता है, किसी में कफ, किसी में पित्त, किसी में वात और कफ बढ़ा हुआ है, किसी में पित्त और कफ बढ़ा हुआ है। ऐसे करके ऐसे 7 प्रकृतियां मिलती हैं हमें समाज में। तो सबकी इंद्रियों के व्यापार भी भिन्न हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। मुझे गर्मी पसंद है, मे भी मनमोहन जी को विंटर्स पसंद हो, ठीक है। और किरण जी को गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। ऐसे ही प्रेरणा जी को काजू कतली पसंद है। और कौन है हमारे साथ? राखी जी को घूमना पसंद है, शुभ्रा जी को पढ़ना पसंद है, सिंपल जी को कंप्यूटर पे वर्क करना पसंद है। तो सबका जो इंटरेस्ट है अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो पुरुष है वो भिन्न है। क्यों? क्योंकि सभी पुरुष अगर एक ही पुरुष होता तो फिर क्या होता? सब एक जैसे ही कार्य करते हैं, यानी वो एक एलिमेंट होता तो सब लोगों का जन्म एक साथ हो जाता, और फिर वो पुरुष जब एक्सपायर होता, जब मरता, तो यानी सबकी मृत्यु भी एक साथ हो जाती है। और इंद्रियों के व्यापार भिन्न नहीं होते, एक जैसे ही रहते हैं। हम सब एक साथ फिर गुलाब जामुन खाते, या हम सब एक साथ ही पढ़ते, कुछ और कार्य नहीं करते। तो इसकी वजह से हम लोग मानते हैं कि जो पुरुष है वो भिन्न है, ठीक है। इन कारणों की वजह से प्रवृत्ति में असमानता अब आ जाता है हमारा। सभी पुरुष एक साथ किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हैं, ये सभी मानते हैं। अभी अभी के डेट में भी देखेंगे कितनी सारी भिन्नताएं, विभिन्न प्रकार के जॉब हैं। अभी हम इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी समय कोई दूसरा पुरुष जो है, अभी तो हम लोगों के भिन्न भिन्न नाम है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं पूजा हूँ, किरण जी हैं, शुभ्रा जी हैं, राखी जी हैं, मनमोहन जी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्ञान के रूप में देखते तो हम सब क्या हैं? प्रकृति पुरुष ही हैं, हमारे अंदर निहित हैं। तो एक पुरुष जो है वो पढ़ रहा है, दूसरा पुरुष अभी ऑफिस पे है, तीसरा पुरुष
खेत में है, कार्य कर रहे हैं वहां पे, तो इसकी वजह से, प्रवृत्ति की वजह से यानी कार्य की वजह से भी वो असमान है। ठीक है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष जो है वो एक नहीं है, अलग है। ठीक है, पहला आप क्या रीजन देंगे? जन्म, मरण और इंद्रियां अलग अलग होने की वजह से पुरुष अनेक हैं। सभी पुरुष एक साथ किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हैं। दूसरा रीजन, ठीक है, सब में तीनों गुणों का विपर्य है। 3 गुण आ गए हमारे, सत्व, रज और तम। भिन्नता है, यानी सबका स्वभाव अलग अलग है। किसी का स्वभाव सौम्य होता है, कोई एग्रेसिव होता है, किसी किसी का मिक्स होता है ना। तो अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगी यहाँ पे, मैं सोचे थे ये सब आप लोगों के साथ एक्टिविटी करती, बट समय का अभाव। चलो अभी मुझे मनमोहन जी आप बताओ, 1-2 का ले लेती हूँ मैं। आपका स्वभाव कैसा है मनमोहन जी? मेरा शांत स्वभाव है। आपका शांत है। सिंपल जी आपका? चंचल। चंचल जी। अच्छा ठीक है, शांत है। तो अभी मनमोहन जी, शांत हमने क्या पढ़ा? कौन सी प्रकृति हमारी, कौन सा गुण है? सत्व, रजतम। कौन सा आएगा आपका? आप सत्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी अगर आप शांत स्वभाव के, तो आपके अंदर भी सत्व की प्रधानता चल रही है। चंचलता है सिंपल जी के अंदर, इट मीन्स कि उनके अंदर कार्य चल रहा है, तो रजस की प्रधानता बढ़ी हुई है। प्रधानता है। राखी जी आपका क्या है? मैम मैं गुस्सा जल्दी होती हूँ। अरे बाप रे। मैं, नहीं लेकिन चलो हाँ, मैं तीनों आगे, मतलब हाँ तीनों आगे हमारी क्लास में। सत्व भी आगे हैं, रज भी आगे, तम भी आगे हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल ले लिया, आप लोगों को समझ में आओगे। जैसे हमारा स्वभाव एक जैसा नहीं है, हमारा कार्य एक जैसा नहीं है, हमारा जन्म मरण एक जैसा नहीं, हमारी इंद्रियों का व्यापार एक जैसा नहीं है, तो हम इससे ये मानते हैं कि जो पुरुष है वो एक नहीं है, बहुत्व है। क्लियर सभी को? सांख्यिकी का नंबर 18 आप सभी याद कर लेंगे। चलिए, पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण। अब इसके प्रमाण को भी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये मुझे पहले समझा देना चाहिए था, स्लाइड में बाद में आया है। सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु कुछ तर्क दिए गए हैं। सांख्य कारिका में कहा गया है, संघात संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद धिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभाव भोक्तृभावात् कैवल्यात् प्रवृत्तेश्च। ठीक है, सांख्य कारिका नंबर 17, ये भी आप लोग देख लेंगे। अर्थात संघात का मतलब होता है वस्तु का अन्य के लिए त्रिगुण आदि विपर्य से, अधिष्ठान से, भोक्तृत्व होने से और कैवल्य मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से पुरुषों का अस्तित्व सिद्ध होता है। अच्छा, किसी को समझ में आया क्या मैंने पढ़ा? तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया समझ में? ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग। ठीक है, यानी जो भी वस्तु है, संघात का मतलब क्या होता है? जो भी वस्तु है। क्या यहाँ पे, हाँ देखो सरल शब्दों में यहाँ आ गया, इसको मैं अभी समझाती हूँ। शब्दों पे जाएंगे फिर से। ठीक है, शब्दों पे अगर हम शब्द को समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। संघात का मतलब होता है वस्तु, यानी पदार्थ का उपयोग करता। जो भी वस्तु बना है उसका कोई स्वामी होगा, हम ये मान सकते हैं। यस मैम। हाँ, जैसे महत आदि 23 तत्व हैं। ठीक है, तो उन सब का उत्पत्ति किसके कारण हुआ? प्रकृति और पुरुष के कारण हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं हम? क्योंकि हमें 5 महाभूत दिखते हैं, हमें कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया दिखते हैं, तन्मात्रा दिखती हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, है ना। तो उससे हम प्रमाणित करते हैं कि जरूर इस चीज को किसी ने उत्पन्न किया है। ठीक है, इसका कोई स्वामी है, भोक्ता है, भोगने वाला है, भोग कराने वाला है, इस वस्तु को भोगने वाला है। तो वो कौन है? उपयोग करने वाला कौन है? पुरुष है। ठीक है, यानी वो आत्मा है। आत्मा कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी वो करता हुआ प्रतीत होता है, बुद्धि की वजह से, प्रकृति की वजह से। ठीक है,
उतना डीप नहीं जाना, हम लोग नहीं पढ़ेंगे उतना डीप, बस इतना आप लोग कर लीजिए कि जो भी वस्तु है जगत में वो किसी के द्वारा उपभोग करने के लिए है। तो किसके द्वारा? पुरुष के लिए, यानी हम सब के अंदर पुरुष वो निहित है, तभी तो उन वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरा बता रहे त्रिगुणादि विपर्याद, यानी त्रिगुण से परे हैं। ये तो बिल्कुल आप लोग समझते हैं कि जो पुरुष है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है। ऊपर भी हमने पढ़ा था पुरुष को लेके कि वो त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुण से युक्त कौन है बताएंगे मुझे? त्रिगुण से युक्त कौन प्रकृति। है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दूसरा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, अगर आपको श्लोक नहीं याद होता है दूसरा आपको ये ऐसे याद हो जाएगा कि वो त्रिगुणातीत है, यानी उसका अस्तित्व, उसका प्रमाण ये बताते कि वो त्रिगुण नहीं है। यहाँ परे का ठीक, मतलब यानी कि वो त्रिगुण से रहित है, नहीं है उसमें त्रिगुण हाँ के अलग है, ठीक है। हाँ, परे यानी नहीं है। हाँ, अधिष्ठानात, अधिष्ठानात यानी इनिशिएटिव लेते हैं ना, अधिष्ठान मैं कैसे समझाऊं आपको, लीड करने का कार्य जो करता है, यानी अधिष्ठाता, यानी जिसके अधीन है सभी, आप कह सकते हो। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे रथ है, घोड़ा है, ठीक है, उसको कौन खींच रहा है? कौन उसको आगे बढ़ा रहा है? जो उस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शरीर बुद्धि आदि को प्रेरित करने वाला है, ठीक है, यानी इन सभी का अधिष्ठाता है, यानी जो कुछ तो ऐसा है जगत में जिसके अधीन ये शरीर है, जिसके अधीन होके शरीर कार्य कर रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, और ये प्रेरित उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रही है। तो हम उस एलिमेंट को पुरुष कह रहे हैं, उस तत्व को पुरुष कह रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि हाँ पुरुष है, उसका अस्तित्व है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। भोक्तृ भावात, भोग करने वाला, यानी भोग का भाव रखना। आप डीप में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पुरुष है वो एक्चुअल में वो कुछ ना भोग कर रहा है, ना वो किसी की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन वो दिख रहा है। अभी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए चोरों का एक समूह पकड़ा गया, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति था जो चोर नहीं था, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप में वो पकड़ा गया, तो उसको भी चोर मान लेते हैं, है ना, कि इस नहीं ये भी चोरों के ग्रुप में मिला है तो ये भी चोर है, तो उसके ऊपर भी इल्जाम लग जाता है, उसके ऊपर भी केस बनता है, फाइल बनता है और जेल जाना पड़ता है। इसी प्रकार ये सृष्टि प्रक्रिया कर रही है, सबको उत्पन्न कर रही है बुद्धि की वजह से, जो प्योर है, प्योर आत्मा है, प्योर है बिल्कुल, जो त्रिगुणातीत है, जो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हम सभी को क्या होता है कि ये आत्मा ही सब कुछ कर रही है, करा रही है, यानी भोग कर रहा है, ठीक है। यानी आप चोर का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बुद्धि की वजह से हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ करने वाला, कराने वाला कौन है? वो है पुरुष, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्ञान के पर्पज से इसको सिद्ध करने के लिए हम वहीं पर लेके जाएंगे, भोग करने वाला है ये, ठीक है। तो भोग करने वाला हम ये मान सकते हैं, इसको और सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे कार्यकारिका डाल सकते हैं कि प्रकृति जो है वो सारा माजरा क्यों क्रिएट कर रही है? पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए, ठीक है। यानी पुरुष को तो वो चीज नहीं चाहिए, बट फिर भी प्रकृति उसके लिए कर रही है, तो उस पर्पज से हम कह सकते हैं कि पुरुष जो है भोग करने वाला हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ऐसे पुरुष है, वो दृष्टा भाव से अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जो मिल जा रहा है वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, नहीं भी मिल रहा तो उसको भी कुछ नहीं कर रहा है, वो बस खड़ा है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई लालच नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वो भोग करने वाला भोक्तृभावात है।
ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझना है, डीप नहीं जाना है। हेलो। यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। अब कैवल्यार्थ यानी 23 तत्वों की कैवल्य में प्रवृत्ति नहीं होते हैं, यानी प्रवृत्त नहीं होते, इसमें इंक्लूड नहीं होते। 23 तत्वों के बीच में ये कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ये कैवल्य प्राप्ति का एलिमेंट है, प्रकृति, सॉरी, पुरुष। क्लियर? यस मैम। तो ये सारा माजरा, ये सांख्य कार्य का क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमें सही ज्ञान हो। सही ज्ञान होने का मतलब क्या? अगर हम पुरुष और प्रकृति को जान लेंगे तो उससे क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो किसके लिए मोक्ष हो रहा है? किसके लिए प्रक्रिया की रचना हो रही है? पुरुष के लिए हो रही है। ठीक है, तो इसलिए पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ते भी, हमारे ग्रंथों में भी बताया जाता है कि अष्टांग योग बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। उसमें लास्ट क्या है स्टेप, बताएंगे मुझे? समाधि। समाधि। ठीक है, समाधि के लिए क्यों बोलते हैं कि अभी हम लोगों को कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी ईश्वर से, परमात्मा से, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है उनमें यह आत्मा समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा, और फिर क्या होगा? उससे जन्म बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो है जिसका मुक्ति होना अनिवार्य है, जिसको मुक्त होना है, तो कौन है? वो पुरुष है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमें नहीं पता, जो अव्यक्त है, उसके लिए जो कार्य होना है, तो वो कौन होगा? वो पुरुष होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सत्ता जो है पुरुष यानी उस आत्मा की है। तो कैवल्यार्थार्थ है। ठीक है, प्रकृति व पुरुष में अंतर, ये आप लोगों को अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं फटाफट पढ़ देती हूँ, या फिर आप लोग देख लेना इसको। वही चीजें जो हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, भोग्य मतलब भोग कराने वाला, भोग करने वाला। ठीक है, ये एक है, अनेक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, इजी है। तो आपका यहाँ पे खत्म होता है सांख्य कार्य का। अब हम हाफ एन आवर बचा हुआ है, उसमें हम लोग गीता का देख लेते हैं। मेरे को सांख्य कार्यक्रम में और भी चीजें थी आपको बतानी थी, बट अभी इस समय हमारे पास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी आप लोग बस सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ। हाँ थोड़ा मैम, सा क्योंकि जो पूरा समझने वाला सब्जेक्ट मैम, थोड़ा शांति से समझते ना तो और ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मैं तो चाह रही थी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नहीं तो मैम टाइम ले लीजिए, बट हम लोग को अच्छे से बता दीजिए। इसमें जितना हमारे सिलेबस में आना है वो मैंने आपको कवर अप करा दिया है। ठीक है, अब आप जी लोग मैम। बस सुन लो कि जो सांख्य कारिका है, मैं कुछ बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाओ, या फिर अभी सुन लो। ठीक है, अभी नोट डाउन मत करो, क्योंकि नोट डाउन में करवाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। सुनो, रिकॉर्डिंग में दे दूंगी, ओके मैं भी मैम। शाम तक, मैं भी रात तक दे दूंगी। ठीक है, 11-12 बजे जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो उसमें से आप क्या करना, सुन के लिख लेना। ठीक है, उसको पॉज कर करके। तो पहला है, मैं बता देती हूँ, दुख कितने प्रकार की है, यानी दुख की विवेचना करते हैं, वो है पहली कारिका है। और सांख्य कारिका में 72 कारिका है, मेन जो है 70 लिया जाता है, 2 एक्स्ट्रा में है, जिसमें कपिल जी के शिष्यों की बात कही जाती है। कपिल जी के बारे में कृष्ण जी, ईश्वर कृष्ण जी बताते हैं। और फिर दूसरा आपका टॉपिक मिलता है वैदिक उपाय की अनुपयोगिता, वो दूसरी कारिका में मिलता है, जिसमें एकांतिक और आत्यांतिक की चर्चा की गई है। 25 तत्वों की कारिका है। 25 तत्व यानी विकृति, अविकृति, मूल प्रकृति, न विकृति, न प्रकृति। इसकी कारिका नंबर है 3। प्रमाण को एक्सप्लेन किया गया है कारिका नंबर 4 में। प्रमाणों के लक्षण जो है एक्सप्लेन किया गया है 5 में। ठीक है, प्रमाण कितने प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त जो है, और प्रमाण के द्वारा ज्ञेय है। ठीक है, वो है आपका कारिका नंबर 6। अनुपलब्धि के कारण, ये है 7 कारिका। अनुपलब्धि और उपलब्धि के हेतु, वो है कारिका नंबर 8।
सत्कार्यवाद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद भी कर लीजिए अगर हो सकता है तो। यह कार्य का नंबर 9। ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त में असमानता, व्यक्त अव्यक्त की समानता और इसमें विपरीत। ठीक है, कैसे विपरीत है ये, वो आपको मिलेगा 10वीं और 11वीं कारिका में। और गुण निरूपण जो आज हम लोगों ने किया ये 12वीं कारिका में है। गुणों का स्वरूप भी आपको 13 मिल जाएगा, सीक्वेंस में जा रहा है। गुण से शुरू करेंगे तो आपका 12वीं कारिका से लेकर 13वीं में भी सेम मिलेगा। फिर प्रकृति के गुणों की सिद्धि के बारे में बात करते हैं कि जो प्रकृति वो 3 तत्वों की उत्पत्ति, 23 तत्वों की उत्पत्ति कर रही है, तो इसलिए ये कारण है, कारण हुई, तो उसकी विवेचना 14वीं कारिका में बताया जाएगा। अव्यक्त की सिद्धि 15वें और 16वें में की जाएगी। यानी अव्यक्त है जो चीज, अव्यक्त कौन कौन सी है, प्रकृति और पुरुष जो है अव्यक्त है, यानी वो व्यक्त नहीं है, जो हमारी इंद्रियों से नहीं दिखती हैं वो अव्यक्त के फॉर्म में बोली जाती हैं, जो दिख रही है वो व्यक्त हैं। ठीक है। अब पुरुष सिद्धि की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ भी चुके हैं मास्टर लेवल पे। ये कारिका नंबर आपका है 17। ठीक है। पुरुष बहुत जो है कारिका नंबर 18 में मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आज ही हम लोगों ने किया है। पुरुष का जो धर्म है, सॉरी पुरुष की मतलब पुरुष से ही रिलेटेड ये भी कारिका है 19 वाला भी। ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ये चीज, कहाँ गई सबसे लास्ट में, कि पुरुष की जो क्वालिटीज है वो बताते हैं ये चीजें। ठीक है। तो ये आपको कारिका में मिल जाएगी 19वें में शायद। ठीक है, कि वो दृष्टा मात्र है, वो अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ करने वाला कौन है, प्रकृति है। तो इस बात की सिद्धि आपको कहाँ मिलेगी, 19 में। गुणों का सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सृष्टि की रचना यानी सृष्टि की प्रक्रिया जो हो रही है वो कारिका नंबर 21 में। ठीक है। सृष्टि की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ हुई वो बताते हैं, कैसे प्रारंभ हुई। अभी तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे ना 25 तत्वों में ही आपने सृष्टि प्रक्रिया बोल दिया था, तो वो 25 तत्वों की विवेचना हुई थी कि ये हम लोग अध्याय शुरू कर रहे हैं, ये सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं, तो इसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसी को ही आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर सब चीज होने के बाद 19 तक पहुंचते हैं कि सृष्टि, अब बताओ सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो यहाँ पे इसकी विवेचना की जाती है कि पुरुष जो है प्रकृति के दर्शन के लिए होता है। ठीक है। और प्रकृति जो है वो कैवल्य यानी मोक्ष के लिए होती है, किसके, पुरुष के। तो दोनों का यहाँ पे बता रहे, दोनों की नीड है। क्यों हो रही है सृष्टि की रचना हम बताएंगे क्यों, क्योंकि जो पुरुष है, ऐसा कारिका में मेंशन है, मैं ये चीज ये वर्ड अपने आप से नहीं बता रही हूँ, पुरुष जो है प्रकृति के दर्शन मात्र के लिए अस्तित्व में है, और जो प्रकृति है वो क्या कर रही है, पुरुष के मोक्ष के लिए। ठीक है, क्लियर। तो जब पुरुष मुक्त हो जाएगा तो प्रकृति उसके लिए कार्य करना बंद कर देती है, जब पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, जो हमें अभी हमने उसकी सत्ता स्थापित की उसमें पढ़ा। ठीक है। अब सृष्टि प्रक्रिया आपको 21-22 दोनों में ही मिलेगी। तो प्रश्न अगर कैवल्य उसका आता है कि मोक्ष का आप निरूपण कीजिए या कैवल्य का निरूपण कीजिए, तो आप इन कारिकाओं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब बुद्धि के स्वरूप का जो चर्चा है आप सेल्फ स्टडी करेंगे। इसका 2 स्वरूप होता है, बुद्धि के सात्विक और तामसिक, 8 गुणों से युक्त होते हैं ये। ठीक है। फिर इसके बाद अहंकार का भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि अहंकार क्या है और वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 24 और 25वें कारिका में। ठीक है। इंद्रियों के बारे में बताते हैं आगे, सब वही 25 तत्वों के बारे में इस कारिकाएं संबंधित है। इंद्रियां निरूपण है, यानी 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, एक उभय यानी मन, वो 26वें और 27वें में मिलेंगे आपको। और क्या बताना है मुझे, करण भी आप लोग कर लीजिएगा। 13 करण होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। करण को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। ठीक है। अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण कौन कौन सा अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे मन बुद्धि अहंकार, और जो इंद्रियां हैं, ठीक है, वो आपके मतलब जो 10 इंद्रियां हैं वो बाह्यकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। अब है आपका बस इतना इंपॉर्टेंट है, आगे इतना जरूरी नहीं है।
और सबसे लास्ट कारिका में देख लीजिएगा, मे बी 60 के बाद में आपको वहां मिल जाएगा मोक्ष के बारे में, वहां पे थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं सांख्य कारिका। सब सुन रहे थे ना? जी ठीक है, ओके जी। अब मैं गीता का देख लूं है क्या। बताओ क्या सुबह रखूं क्लास में फिर गीता की, संडे को? यस मैम, रख दीजिए। हाँ जी, कितने बजे? या तो अभी मुझे 20 मिनट दे दो, मैं दिखा देती हूँ क्या है इसमें। सुबह आप लोग कर सकते हैं 11 से 12 के बीच में, आ सकते हो आप लोग? हाँ मैम, आ सकते हैं। आ जाएंगे तो हम लोग गीता का जो है कल कर मैम लेंगे, 12 के बाद क्योंकि नहीं हो जाएगा? 12 के बाद एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। मैम 12 के बाद हम लोग भी खाना वाना बनाना पड़ता है मैम। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, तो क्या करें, मैं ना शाम को रखती, बट मैं सोच रही हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। जी दी। हाँ, अगर आप बोलें तो फिर अभी मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आज ही हम खत्म कर देते हैं इसको। तो आप लोगों को मैं सोच रही थी ना कि कल संडे है, पूरी एक बार रिवीजन कर लेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगला ठीक है? क्लास और नहीं होगा? अगला क्लास कब कराएं? आपका एग्जाम है ना? अच्छा सॉरी, आप राखी जी बोल रहे हैं ना? आपका कौन बोल रहे हैं बताओ, मुझे नहीं मैं समझ किरण बोल में रही आया। हूँ मैम। अच्छा किरण जी, अच्छा आप तो 3rd सेमेस्टर में है ना? जी मैम। एक सेकेंड, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।